फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी 2023 और आज के फाइनेंशियल लिटरेसी के पर्सनल टैक्स यूनिट के लिए जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम बताने के लिए। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशंस और अदर सोर्सेस। हमने इस लेक्चर में सैलरी हेड को, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस को डिस्कस किया है। फिर जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है उसमें से डिडक्शंस हम माइनस करते हैं। फिर हमने डिडक्शंस को भी एक्सप्लेन इस लेक्चर में किया है, जिसमें सेक्शन लिया है 80C, 80D, 80E, 80G, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए। 80TTA और 80TTB हमने लिया है, क्योंकि जब आप 80TTA की बात करेंगे तो 80TTB भी तो आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। पहला हेड सैलरी। सैलरी में ही पेंशन इंक्लूड की जाती है। सैलरी वाले हेड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मस्ट है। जब पेंशन मिलती है वहां भी एक्स एम्प्लॉयर का होता है। सैलरी आपको कैश में मिले या इन काइंड्स में मिले। कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को मकान दे देते हैं रहने के लिए, कार दे देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, चिल्ड्रंस की एजुकेशन फैसिलिटी दे देते हैं, सर्वेंट की फैसिलिटी देते हैं, ड्राइवर की फैसिलिटी देते हैं। इस तरह की क्लब मेंबरशिप की फीस दे दी जाती है। इनकम टैक्स में जो आपको सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, उसके अलावा जो आपको परक्विजिट्स मिले उनका वैल्यूएशन किया जाता है और उसको फिर सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। यदि ऐसा ना होता तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर इनकम टैक्स को नुकसान कर सकते थे। सैलरी के कई कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक सैलरी होती है, डीएनएस अलाउंस होता है जो कि महंगाई बढ़ने पर अमाउंट बढ़ जाता है, हाउसिंग अलाउंस होता है। ये डिफरेंट तरीके हैं इनकम टैक्स कम करने के। ट्रेवलिंग अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, बोनस है, कमीशन है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन होती है। उसमें लिमिट्स है, जो मिनिमम होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। हम सैलरी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, उनका टोटल करेंगे, HRA का जो एग्जेम्पशन होगा सेक्शन 1013A का, उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन यदि आपको HRA मिल रहा है, आप अपने मकान में रहने हैं, तो पूरा HRA की कैलकुलेशंस क्या हैं आपके लिए इस स्टेज पर नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस मैक्सिमम ₹50,000 ये मिलती हैं। हमें जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, उसमें से अमाउंट हम कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी एक दूसरा हेड्स ऑफ इनकम। आपके पास हिंदुस्तान में कितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इनकम टैक्स कहता है कि आपके पास 2 प्रॉपर्टी तो आपकी रहेंगी सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए, और बाकी प्रॉपर्टी या तो किराए पर दे रखी हो या उनको ये माना जाएगा कि आपने किराए पर दे दी होती तो कितना रेंट आता। मतलब आपको रेंट मिला नहीं है। आपके पास 4 प्रॉपर्टी हैं, दिल्ली है, मद्रास है, कोलकाता है, मुंबई है। आपने चारों अपने पास रखी हुई है। आप कभी दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, आप वहां से कोई इनकम ड्राइव नहीं कर रहे, लेकिन इनकम टैक्स कहेगा कि 2 प्रॉपर्टीज तो आप जो मन चाहे वो आप अपने इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसको सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाएं। बाकी प्रॉपर्टीज जो आपने अपनी सुविधा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए रखी हुई हैं, उनका हम रेंट लगाएंगे नोशनल में। यदि आपने किराए पर दे दी होती तो कितना रेंट आता, वो इनकम आपकी मानी जाएगी। सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने लोन लिया उसको परचेज करने के लिए, तो मैक्सिमम 2,000 का आपका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि लेटर ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो तो लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में इनकम भी आएगी और वो पूरा खर्चा विदाउट एनी लिमिट माइनस हो जाता है। अदर सोर्सेस, जो कोई इनकम सैलरी वाले हेड में, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में, कैपिटल गेन में, बिजनेस प्रोफेशन हेड में कहीं टैक्सेबल ना हो, वो यहां पर टैक्स कर दी जाती है। फैमिली पेंशन है जो एम्प्लॉय के स्पाउस को मिलती है, उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस है 1/3 और 15,000 व्हिचएवर इज लेस। सेविंग बैंक इंटरेस्ट वो भी टैक्सेबल है। वो बात अलग है कि इसका 80TTA में डिडक्शन मिलता है और नॉन सीनियर सिटीजन केस में ये 10,000 है। सीनियर सिटीजन के केस में
50,000 जाएगा, वहां सेविंग की जगह एफडीआर का भी आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया, बैंक में करवाया, पोस्ट ऑफिस में करवाया, कंपनी में करवाया, वो भी टैक्सेबल है। हमें लॉटरी हमने विन कर ली, ऑनलाइन गेम से पैसा आ गया, सब कुछ टैक्सेबल है और ये 30% टैक्सेबल है। और ये टीडीएस भी करता है। टीडीएस का मतलब होता है आपको जो पैसा देगा वो पहले टैक्स काट लेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये हम लेते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल होता है और वो होता है अदर सोर्सेस पे। जो शेयर्स पर डिविडेंड आता है वो भी टैक्सेबल है। यदि आप प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा है, लेकिन आप खुद किराएदार हैं और आपने उस प्रॉपर्टी को फिर किराए पर दे दिया, सबलेटिंग जिसको बोलते हैं, वो जो अमाउंट आएगा वो सबलेटिंग में सबलेटिंग कहा जाएगा और वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब आपके पास लैंड है, स्विमिंग पूल है, अब उसमें जो इनकम आएगी वो अदर सोर्सेस की है, वहां हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। ये आपके मन चाहने का नहीं है कि किसी इनकम को कहीं भी टैक्स कर लेंगे। जो इनकम जिस हेड की है उसी में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उस सेक्शन के कुछ डिडक्शंस है, कुछ उसके एग्जम्पशंस है। डिडक्शंस जो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से निकालते हैं। एक तो आपने जो 5 हेड देखे उसकी अपनी अपनी डिडक्शंस हो सकती हैं, और एक लास्ट में जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा फिर वो कॉमन डिडक्शंस है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो सैलरी पे मिलती है वो एक बिजनेसमैन नहीं ले सकता। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको इनकम फ्रॉम लॉटरी मिल गई तो उसमें से माइनस नहीं करेंगे आप। हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस फैमिली वाली वो माइनस नहीं हो सकती। हर हेड के अपने कानून कायदे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस नहीं है। और ये डिडक्शंस हैं 80, जिसको बोलते हैं चैप्टर 6A। सेक्शन 80C बहुत कॉमन है। परमानेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम्स है, एनएसएस है, एनएससी है, 5 इयर्स का टैक्स सेवर बैंक की एफडीआर कराते हैं टैक्स बचाने के लिए, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ट्यूशन फीस बच्चों की, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बच्चे आप कितने ही हो, आपके घर में गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रही, लेकिन ट्यूशन फीस सिर्फ 2 बच्चों की अलाउड है। ट्यूशन फीस है ये, इसमें कैपिटलेशन फीस नहीं होगी, इसमें ट्रांसपोर्ट फीस नहीं होगी, इसमें कंप्यूटर फीस नहीं होगी। रिपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन ले लिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में आ गया, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करेंगे वो यहां पर आएगा टीसी। आपने एलआईसी प्रीमियम ले लिया अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कमाऊ हो, ना कमाऊ हो, वो आपको तंग करता हो, आपके साथ रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलआईसी प्रीमियम आप अपना, अपने स्पाउस का और अपने चिल्ड्रन का ले सकते हैं। अब यहां पर पेरेंट्स का नहीं ले सकते, आप अपने इन लॉज का नहीं ले सकते। और मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपया है, बहुत कॉमन। 80C 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, बीमार पड़ने से पहले जो आप चेकअप करवाते हैं ना, प्रिकॉशनरी, जी हाँ, उसका 5,000 की डिडक्शन अलाउड है, उसको आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो 25,000 और सीनियर सिटीजन हो गए तो 50,000। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आप अपना, अपने स्पाउस का और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, यदि बेटा आपका इंडिपेंडेंट हो गया तो गड्डी गई, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। इन लॉज का क्लेम नहीं कर सकते, पेरेंट्स का कर सकते हैं। पेरेंट्स चाहे पर डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माताजी पिताजी दोनों का, और माताजी या पिताजी में से दोनों में से एक हो गया सीनियर तो फिर मिल जाएगा 50,000 अपने से अलावा। हाँ जी हाँ, आप ही सीनियर, आपके पेरेंट्स में एक्चुअली सीनियर ही होंगे तो 50 उनका क्लेम कर सकते हैं आप और 50 अपना कर सकते हैं। आप में भी आप सीनियर हो तो आपको मिल जाएगी। आपकी बीवी सीनियर हो गई, हो सकता है ना भाई मेरी एज कम है, मेरी बीवी की एज ज्यादा है, वो सीनियर में आ गई तो मिल जाएगा, 1 लाख तक ले सकते हैं आप। ATE इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, आपने अपनी पत्नी जी को पढ़ने के लिए भेज दिया और पत्नी जी को या जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपने लोन ले लिया, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट चुकाएंगे उसका डिडक्शन है। हम रिपेमेंट ऑफ लोन की बात नहीं कर रहे यहां पर बात करें इंटरेस्ट की। हाँ जी, ATG ये कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन कॉमन है। PM केयर फंड है, प्राइम मिनिस्टर रेशनल रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड है। तो ऐसे जो फंड्स हैं उनका आपको डिडक्शन मिलता है, आपकी ग्रेच्युटी में से कम कर देते हैं। आपने अयोध्या के लिए डोनेशन दे दिया, श्री राम जन्मभूमि,
तो डिडक्शन मिलेगा उसका। आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, एसओएस वालों को दे दिया, किराए वालों को दे दिया, किसी चर्च को दे दिया, कैंसर सोसाइटी को दे दिया, तो उसमें क्या है कि कुछ जगह डिडक्शंस आपकी 100% है, मतलब जितने आपने डोनेशंस दिया वो आपकी इनकम में से कम हो जाएगा। कुछ डोनेशंस 50% है, जितना आप देंगे उसका 1/2। अच्छा, पर कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि आपका डोनेशंस 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन इतना डिटेल में बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 80 है, नॉन सीनियर सिटीजन का है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,000। यदि मान लीजिए इंटरेस्ट हुआ आपका 9,000, तो फिर 9,000 मिलेगा आपको। अच्छा, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट 3,500 तक माफ होता है सेविंग का, नॉन सीनियर के लिए। लेकिन यही कहानी सीनियर सिटीजन के लिए आ जाए तो वहां पर सेविंग के अलावा बाकी भी टर्म डिपॉजिट भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी में जो आपने एफडीआर कराई उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें इनकम टैक्स रिफंड क्या है कि कई बार गवर्नमेंट आपको रिफंड दे रही है क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी थी कम और आपने अमाउंट दे दिया ज्यादा। अब गवर्नमेंट आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देती है, 0.5% पर मंथ। लेती 1% है, देती आपको 0.5%। लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिला वो टैक्सेबल तो है ही, लेकिन आपको डिडक्शन 80 टीवी की नहीं मिलेगी। और यहां पर जो अमाउंट है वो आपका 50,000। और फिर बात आती है हमारे टैक्स कंप्यूट करने की। हमने पांचों हेड्स की इनकम को, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशंस, अदर सोर्सेस सबको जोड़ लिया, फिर निकाल दिया ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दी जो आपने 80C से लेकर 80U तक की देखी। फिर आ गया टोटल टैक्सेबल इनकम, TI। उस टोटल इनकम पर ही आपको टैक्स निकालना है। ओल्ड रिजिम से निकालो, नए रिजिम से निकालो, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन यदि आपने नए रिजिम से निकाल लिया तो फिर आपको जो स्टैंडर्ड एक्शंस है ना वो नहीं मिलने वाली, जो HRA की एक्शंस है वो नहीं मिलने वाली, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख वाला वो नहीं मिलेगा, फिर आपको फैमिली पेंशन पर मंथ जो है वो नहीं मिलेगी आपको। तो यदि आप रिजीम पहले चूज कर लो कि आपका रिजीम कौन सा है, यदि रिजीम आपका नया है तो फिर आपको स्टैंडर्ड एक्शंस नहीं मिलेगी। आपको 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शंस का कोई फायदा नहीं होगा आपको, ये तो आपको पहले सोचना है ना। फिर वही ओल्ड रिजीम में 5%, 20%, 30% के टैक्स रेट, और न्यू रिजीम में भाई लोअर टैक्स है 5%, 10, 15, 20, 25, 30। अच्छा, एक बात और, जो बजट अभी आया था 1 फरवरी को 23 को, वो आपके लिए कोर्स का पार्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल ईयर है 23-24। जी हाँ, असेसमेंट उसका 24-25 है, तो इसलिए ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें।